फिर ऐसा क्या रीजन है कि गवर्नमेंट दिन रात नोट छाप के गरीबी क्यों नहीं खत्म कर रही? यूएस का गोल्ड रिजर्व आसमान छू रहा था, दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास था, वहीं दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज कर्जे में थी। अब बात यह है कि किसी करेंसी की वैल्यू ज्यादा और किसी करेंसी की वैल्यू कम क्यों होती है, ये डिसाइड कौन करता है? इस टाइम तक मैक्सिमम गोल्ड यूएस के पास पहुंच चुका था, लेकिन धीरे धीरे फिर भी कंट्रीज अपनी कैपेसिटी में ट्राई कर रही थी अपनी इकोनॉमी को संभालने की। 1947 में $1 बराबर था $1 के। आज की डेट में ये $1.76 के बराबर है। तो ऐसा क्यों हो गया? कंट्रीज गोल्ड की जगह यूएस डॉलर में ट्रेड करें। अब यूएस डॉलर में ही क्यों, बाकी करेंसी में क्यों नहीं? जब डीमोनेटाइजेशन भी हुआ था तो गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट से अपना वचन वापस ले लिया था। गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, फिर ऐसा क्या रीजन है कि गवर्नमेंट दिन रात नोट छाप के गरीबी क्यों नहीं खत्म कर रही है? $1 के मुकाबले जो रुपीज है वो 76 है। ये कौन बैठ के डिसाइड कर रहा है? और अगर कोई डिसाइड कर भी रहा है तो हम मान क्यों रहे हैं? और ऐसा क्या हुआ हिस्ट्री में कि सारी की सारी कंट्रीज अपनी अपनी करेंसीज को पीछे छोड़ के यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए राजी हो गई? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि ये जो पेड़ की छाल से बना हुआ एक नोट का टुकड़ा है, इसके लिए हर कोई दुकानों में, ऑफिसेज में जाके 8-8, 9-9 घंटे काम करने लगा। इन सारी चीजों का जो जवाब है सिर्फ एक ही चीज में है कि ये पैसा है क्या और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। जब आपको अपनी कोई सेकंड हैंड चीज बेचनी होती है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि उसका प्राइस कितना होना चाहिए? मान लीजिए आपके पास कोई एक पुराना मोबाइल है और आप कहते हैं कि इसको मैं $100 में बेचूंगा, और आपके दरवाजे पे 1000 लोग आके खड़े हो जाते हैं उस मोबाइल को खरीदने के लिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप उस मोबाइल का प्राइस 500 कर दोगे। अब उसके बाद भी अगर 100 लोग उस प्राइस में लेने के लिए रेडी हैं तो आप प्राइस बढ़ाते रहोगे। एटलीस्ट तब तक बढ़ाओगे जब तक एक आदमी इंटरेस्टेड ना हो आपके दिए हुए प्राइस में खरीदने के लिए। ठीक इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स के प्राइस होते हैं वो ऐसे डिसाइड किए जाते हैं, जिसका नाम दिया गया है डिमांड एंड सप्लाई। जब आप एक फ्रूट की दुकान पे जाते हो और वहां देखते हो कि सेब का रेट ज्यादा है और केले का रेट कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेब का कलर बहुत अच्छा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि सेब की डिमांड जितनी है उस हिसाब से उसकी सप्लाई नहीं है। आप बीच बीच में सुनते होंगे कि प्याज के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आसमान छू रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब यह हुआ कि प्याज की कमी हो गई है और उसकी जो प्राइस सेट करने वाला है वो वही चीज कर रहा है जो हमने अपने सेकंड हैंड मोबाइल बेचने में की थी। एक कंपनी ने 100 कार्स बनाई और उसका प्राइस $1,00,000 रख दिया। अब जिसके पास पैसे हैं वो तो जाके कार खरीद लेगा, और जिसके पास पैसे नहीं है वो या तो फिर बाइक से काम चलाएगा या फिर साइकिल से काम चलाएगा। और एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे प्रिंट कर देती है और लोगों में बांट देती है। अब लोगों के पास भी पैसा हो गया और मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया, तो उससे होगा ये, जो लास्ट टाइम 100 लोग कार खरीदने आए थे इस बार 1000 लोग कार खरीदने आएंगे या फिर उससे भी ज्यादा लोग खरीदने आएंगे। अब जो कार बना रहा है वो वही करेगा जो हमने किया था अपना सेकंड हैंड मोबाइल बेचने के टाइम पे। वो तब तक पैसे बढ़ाएगा जब तक 100 लोग खरीदने वाले बचेंगे। एक बार जिम्बाब्वे ने भी ऐसा ही किया था। अपनी इकोनॉमी को सही करने के चक्कर में उसने नोट छाप छाप के लोगों को बांटना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे उनकी इकोनॉमी सुधरने की बजाय बर्बाद हो गई थी और लोग बोरी में भर भर के एक ब्रेड खरीदने जाते थे, बच्चे इस तरीके से टॉफी लेने जाते थे। तो गवर्नमेंट के नोट छापने से सिर्फ महंगाई बढ़ेगी। असली फायदा तभी होता है जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं, सर्विसेज बढ़ती हैं। और अगर सरकार इसी तरीके से पैसे छापती रहेगी तो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज का प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज के जब प्राइस बढ़ते हैं तब इन्फ्लेशन बढ़ता है। देखिए, फाइनेंस में हर एक चीज घूम फिर के डिमांड एंड सप्लाई पे आके रुक जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जो पैसा है ये है क्या। अभी आगे आपको इस एक कॉन्सेप्ट से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी पैसा क्यों देता है? आपको कोई भी पैसा तभी देता है जब आप उसको कोई वैल्यू देते हैं या कोई काम करके देते हैं। ऑफिस में भी आपको सैलरी तभी मिलती है जब आप उसके बदले में कुछ काम करते हैं, वैल्यू देते हैं। एक दुकानदार को भी पैसा तभी मिलता है जब वो उसके बदले में कोई सामान देता है। तो एक तरह से मनी इज इक्वल्स टू वैल्यू। और टाइम टू टाइम मनी को अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि पहले के टाइम पे लोग अनाज और गेहूं दे के काम करवाते थे। धीरे धीरे लोगों ने उन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जो लंबे समय तक खराब ना हो और उनकी वैल्यू ज्यादा हो, जैसे कि गोल्ड। लेकिन एक टाइम पे आके गोल्ड को लेकर ट्रैवल करना, गोल्ड में मिलावट का ध्यान रखना और उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट था। फिर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया जहां पे आपको अपना गोल्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट को जाके गोल्ड डिपॉजिट करें, उसकी सारी सिक्योरिटी गवर्नमेंट टेक केयर करेगा और उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, जिसे कोई कोई प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं। और उस रिसिप्ट के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको गोल्ड ले लेके घूमने की जरूरत नहीं है।
फिर आगे चल के ये जो रिसिट थी यही पेपर मनी में कन्वर्ट हो गई। असल में इस पेपर मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन इस कागज के टुकड़े की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब गवर्नमेंट आपको भरोसा देती है कि इसको लेके आप इंडिया में कहीं भी जाओगे, जितना अमाउंट इस पे लिखा है आपको उतनी वैल्यू मिलेगी। एक नॉर्मल कागज और करेंसी में यही फर्क होता है कि करेंसी में आपको गवर्नर ऑफ इंडिया ये साइन करके वचन देता है कि मैं धारक को इतना पैसा देने का वचन देता हूं, और इस वचन की इतनी वैल्यू होती है कि इस पे हर कोई ट्रस्ट करता है। जब डीमोनेटाइजेशन भी हुआ था तो गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट से अपना वचन वापस ले लिया था, और जैसे ही अपना वचन वापस लिया था ये 500 और 1000 के नोट कागज बन गए थे। अब कंट्री के अंदर तो लोगों ने गवर्नमेंट के वादे पे पेपर करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया, लेकिन जब कंट्री के बाहर ट्रेड करना हो तो उस केस में क्या होगा? यूएस और इंडिया जब आपस में ट्रेड करेंगे तो किस चीज पे ट्रेड होगा? आप यूएस से कुछ खरीदने जा रहे हैं और उनसे आप सामान लेने के बाद ये कहो कि ये रेड कलर का नोट है, इसको हम रुपीस बोलते हैं, इसमें हम आपको वचन देते हैं, तो वो क्यों मानेगा? और ऐसे ही हम भी उनके डॉलर को क्यों लेंगे? और मान लो अगर किसी सिचुएशन में हम उनसे करेंसी ले भी लें तो उस करेंसी का हम करेंगे क्या? क्योंकि पैसा तब पैसा बनता है जब उसकी एक्सेप्टेंस हो। उस टाइम पे हर कंट्री के सामने यही प्रॉब्लम थी कि एक भी करेंसी ऐसी नहीं थी जिस पे हर कंट्री को विश्वास हो। अब मान लो आपने यूएस से ट्रेड करके यूएस डॉलर ले आए, अब आपको जरूरत है रशिया से ट्रेड करने की, तो रशिया कह रहा है कि हम यूएस डॉलर लेंगे नहीं। अब इस केस में तो फिर यह हुआ कि यूएस डॉलर सिर्फ यूएस से ही ट्रेड करने में काम आएगा, क्योंकि कोई भी एक करेंसी ऐसी नहीं थी जिसमें सबको विश्वास हो। अब आपके एरिया में जो मेडिकल स्टोर वाला है वो दूसरी करेंसी मांगने लगे, जो ग्रोसरी वाला है वो दूसरी करेंसी मांगने लगे, तो इस तरीके से तो आपको हर करेंसी में कमाना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे एक चीज अच्छी थी कि हर कंट्री को गोल्ड और सिल्वर पे ट्रस्ट था, लेकिन इतना इतना गोल्ड और सिल्वर को ट्रेड के लिए इधर से उधर ले जाना आसान नहीं था। तो इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए लाया गया द गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें कंट्री की करेंसी को गोल्ड से अटैच कर दिया गया। तो ये अटैच करने का क्या मतलब हुआ? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लो कि इंडिया ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 20 रुपए है। मतलब कि अगर कोई 20 रुपए लेके आएगा तो उसके बदले में उसको 1 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा, और अगर कोई 1 ग्राम गोल्ड लेके आएगा तो उसके बदले में उसको 20 रुपए मिल जाएंगे। ऐसे ही यूएस ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू $2 रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि $2 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है, और 20 रुपए जो है वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है। तो ऑटोमेटिकली $2 जो है वो बराबर हो गया 20 रुपए के, और अगर हमें $1 की वैल्यू निकालनी हो तो वो हो जाएगी 10 रुपए के बराबर। उसके बाद जब दोनों कंट्रीज ट्रेड करने गई तो उन दोनों को एक दूसरे की करेंसी से कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दोनों कंट्रीज को पता था कि ट्रेड करके जो करेंसी आ रही है उसको कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जो ट्रेड करके करेंसी इकट्ठा कर रहे हैं, पता चले उन करेंसी को जब हम बदलने जाएं गोल्ड में तो उस कंट्री के पास गोल्ड ही ना हो। इसलिए ये रूल बनाया गया कि एक कंट्री उतने ही नोट प्रिंट कर सकती है जितना उसके पास गोल्ड है, ताकि अगर कोई कंट्री करेंसी वापस करके गोल्ड लेना चाहे तो वो पर्टिकुलर कंट्री गोल्ड देने की पोजीशन में हो। और ऐसा करके कंट्रीज ने आपस में ट्रेड स्टार्ट किया। एक्चुअल में गोल्ड से ही ट्रेड हो रहा था, बस करेंसी एक मीडियम था। अब आप कहोगे कि ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड वाला सिस्टम था इतना सही था तो इसको हटाया क्यों गया, और हटाया भी गया तो फिर डॉलर को क्यों बेस बनाया गया? देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो कंट्रीज को अपना अस्तित्व बचाने के लिए बल्क में हथियार खरीदने पड़े, और इतनी बड़ी क्राइसिस हुई कि सारी कंट्रीज अपने गोल्ड के बेसिस पे जो करेंसीज थी उनसे हथियार खरीदने लगी, और धीरे धीरे गोल्ड यूएस के पास पहुंचने लगा, क्योंकि यूएस मेन एक्सपोर्टर था हथियारों का। ये जो वॉर लड़ने का जुनून था इसने कंट्री बाय कंट्री पैसा और गोल्ड सारा खत्म किया। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ तो कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी, और जब गोल्ड ही नहीं है कंट्रीज के पास जो बेस है ट्रेड का, तो ट्रेड होगा कहां से और करेंसीज कहां से प्रिंट होंगी? इस टाइम तक मैक्सिमम गोल्ड यूएस के पास पहुंच चुका था, लेकिन धीरे धीरे फिर भी कंट्रीज अपनी कैपेसिटी में ट्राई कर रही थी अपनी इकोनॉमी को संभालने की। लेकिन तब तक फिर से वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो जाता है। यह हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव वॉर थी। इस बार कंट्रीज लिटरली कर्जे में डूब चुकी थी, और यूएस ने इस टाइम पे हथियारों का जमकर एक्सपोर्ट किया। यूएस का गोल्ड रिजर्व आसमान छू रहा था। दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास था, वहीं दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज कर्जे में थी। ऐसे केसेस में गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि गोल्ड को करेंसी से अटैच करके जो ट्रेड होता था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कंट्रीज गोल्ड के बिहाफ पे नोट छाप के ट्रेड करती थी, और जब गोल्ड ही नहीं है तो ट्रेड कहां से हो पाएगा, और जब ट्रेड नहीं होगा तो कमाई कैसे होगी एक कंट्री की? इसको लेके कंट्रीज मीटिंग करती हैं 1944 में, जिसे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस मीटिंग में आईएमएफ और आईबीआरडी ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं। आईबीआरडी का काम था जो कंट्रीज वॉर में खत्म हो गई उनकी मदद करे, उनको रीबिल्ड करे, इकोनॉमी स्टेबल करे। आज की डेट में इसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। और आईएमएफ का पर्पस था कंट्री आपस में ट्रेड कर सकें। आज की डेट में भी अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली फंसती है तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती हैं। इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि बाकी कंट्रीज के पास गोल्ड नहीं है, तो एक काम ये हो सकता है कि कंट्रीज गोल्ड की जगह यूएस डॉलर में ट्रेड करें।
अब यूएस डॉलर में ही क्यों, बाकी करेंसी में क्यों नहीं? क्योंकि यूएस एक लौती ऐसी कंट्री थी जिसके पास इतना गोल्ड था कि वो यूएस गोल्ड की वैल्यू के डॉलर बना के ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्कुलेट कर सकती है। और सेम डे यूएस ने यह भी अनाउंस किया कि यूएस डॉलर को कोई भी हमारे पास लाके गोल्ड ले सकता है या फिर गोल्ड लाके यूएस डॉलर ले सकता है। और 1 आउंस गोल्ड की वैल्यू उन्होंने $35 रखी। अब इससे हुआ यह कि हर कंट्री किसी ना किसी रिसोर्स में अच्छी होती है, तो वो यहां पे ये कर सकती है कि यूएस के साथ एक्सपोर्ट करके वो अपने डॉलर के रिजर्व्स बढ़ा सकती है। और डॉलर के रिजर्व होना यानी कि गोल्ड का रिजर्व होना, तो जो कंट्री कभी भी कन्वर्ट कर सकती है। ये एक तरीका बन गया ट्रेड करने का, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी सुधारने का। ऐसा कर करके यूएस एक तरह से हर कंट्री की रिजर्व करेंसी बन गया। हर कंट्री के पास डॉलर के रिजर्व्स हो गए और ये एक तरह से ग्लोबल करेंसी की तरह काम करने लगी। अब इसमें हुआ यह कि वियतनाम वॉर स्टार्ट हुई यूएस के साथ और उसमें यूएस की इकोनॉमी भी डिप करी। यूएस ने डॉलर गोल्ड के रिजर्व के कंपैरेटिवली ज्यादा डॉलर्स प्रिंट किए और उधर बाकी कंट्रीज की भी इकोनॉमी सुधर रही थी। 1965 में चार्ल्स डी गैल्यू, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, अपनी नेवी भेजी और यूएस को डॉलर देके शिप के रास्ते से गोल्ड वापस ले आए। और धीरे धीरे बाकी कंट्रीज ने भी यही चीज फॉलो करी और अमेरिका ने गोल्ड की वैल्यू से ज्यादा डॉलर्स प्रिंट कर रखे थे जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में घूम रहे थे। तो यूएस का गोल्ड रिजर्व बहुत तेजी से कम हो रहा था और उसकी इकोनॉमी भी गिर रही थी। 1971 में यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड के लिंक से हटा दिया। इसका मतलब कि अब गोल्ड को डॉलर से और डॉलर को गोल्ड से कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको निक्सन शॉक भी बोलते हैं। पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन सारी कंट्रीज के रिजर्व डॉलर में थे, तो कंट्रीज की मजबूरी बन गई डॉलर में ट्रेड करना और डॉलर ग्लोबल करेंसी के रूप में सामने आया। अब बात यह है कि किसी करेंसी की वैल्यू ज्यादा और किसी करेंसी की वैल्यू कम क्यों होती है, ये डिसाइड कौन करता है? 1947 में $1 बराबर था ₹1 के। आज की डेट में ये $1.76 के बराबर है। तो ऐसा क्यों हो गया? देखिए, डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। अगर आपको किसी कंट्री का कोई सामान या सर्विस लेनी है तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में ही खरीदना होगा। जब आप उस कंट्री में विजिट करते हैं तब आप पहले एक्सचेंज से अपनी करेंसी चेंज करवाते हैं, उसके बाद वहां का कुछ खरीद पाते हैं। इनफैक्ट जब आप ऑनलाइन यूएस या यूरोप के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पहले आपको यूएस डॉलर या यूरो खरीदने होते हैं, उसके बदले में अपने इंडियन रुपीस देने होते हैं जिसे हम एक्सचेंज बोलते हैं, और फिर आप खरीद पाते हैं कोई सामान। ये चीज आपको इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि बैकएंड में बैंक आपके लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। तो जो कंट्री ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी रिसोर्सेज और सर्विसेज की ज्यादा डिमांड होती है बाकी कंट्रीज में, उस कंट्री की करेंसीज की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि बाकी कंट्रीज जरूरत की वजह से अपनी करेंसी देके उस कंट्री की करेंसी खरीदती है। इसका मतलब यह हुआ कि उस पर्टिकुलर कंट्री की डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ जाती है तो उस करेंसी के रेट ऊपर जाएंगे। अगर एक ब्रेड का पैकेट इंडिया के अंदर ₹10 का है और एग्जैक्टली सेम ब्रांड का ब्रेड का पैकेट यूएस के अंदर $20 का है, और हमें अगर एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना हो तो उसका सिंपल तरीका यह है कि हम 10/20 कर देंगे। और इन एक्सचेंज के भी टाइप होते हैं। ये जो ब्रेड वाला एग्जांपल मैंने बताया, इसे कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज, जहां डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे रेट चेंज होता है। दूसरा होता है फिक्स एक्सचेंज। कुछ कंट्रीज आपस में एक्सचेंज रेट फिक्स कर लेती हैं, जैसे सऊदी और यूएस के बीच में फिक्स रहता है। $1 बराबर रहता है 3.75 सऊदी रियाल के बराबर। डिमांड एंड सप्लाई से इसका कोई लेना देना नहीं होता। तीसरा होता है मैनेज्ड एक्सचेंज, जिसमें एक रेंज होती है कि मान लीजिए अगर आपने 3 से 5 की रेंज सेट कर दी है तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे रेट तो चेंज होगा, लेकिन ना तो 3 से कम जाएगा और ना ही 5 से ऊपर जाएगा।